सुबह 7 बजे बर्मा के आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर घुटन, हवा में पसीने, एविएशन फ्यूल और धातु की तेज गंध है। C-47 डकोटा विमान का पूरा ढांचा, हर एक पेंच बुरी तरह कांप रहा है। विमान के अंदर लोहे की बेंचों पर कंधे से कंधा मिलाकर वे बैठे हैं, खामोश, पत्थर की तरह। ये 50वीं भारतीय पैराशूट ब्रिगेड के सैनिक हैं, गोरखा पैराट्रूपर्स। उनके युवा चेहरों पर पसीना है, लेकिन उनकी आंखें उस इंजन के शोर से भी ज्यादा तेज हैं। हर आदमी 40 किलो से ज्यादा वजन से लदा है। पीठ पर मुख्य पैराशूट, छाती पर रिजर्व पैराशूट, भारी हेलमेट, कमर पर बंधी पानी की बोतलें, गोलियों के पाउच, ग्रेनेड और एक चीज जो उनकी पहचान है, उनकी खूखरी। वे 3 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। 3 साल पहले 1942 में शाही जापानी सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य को बर्मा से खदेड़ दिया था। वो हार सिर्फ हार नहीं थी, वो अपमान था। बर्मा के घने जंगलों ने हजारों सैनिकों को जिंदा निगल लिया था, लेकिन अब पासा पलट चुका था। कोहिमा और इम्फाल की खूनी लड़ाइयों में इन्हीं गोरखाओं और भारतीय सेना की 14वीं आर्मी ने जापान की अजेय सेना का घमंड तोड़ दिया था। जनरल स्लिम की फॉरगॉटन आर्मी ने दुश्मन को हजारों मील पीछे धकेल दिया था, और अब वे आखिरी दरवाजे पर खड़े थे। रंगून बर्मा का दिल था, जापान की सप्लाई लाइन की आखिरी सांस। इसे वापस लेना युद्ध जीतने जैसा था, लेकिन जनरल स्लिम के पास एक दुश्मन था जो जापानी सेना से भी ज्यादा खूंखार था। मानसून। बर्मा का मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये तबाही की एक दीवार है। ये मई के मध्य में शुरू होता है, और जब ये आता है तो ये सब कुछ रोक देता है। नदियां समंदर बन जाती हैं, सड़कें कीचड़ के दलदल में गायब हो जाती हैं, टैंक, ट्रक, तोपें सब उस कीचड़ में धंस जाते हैं। आज 1 मई थी। उनके पास मानसून के आने से पहले सिर्फ 10 या 12 दिन थे। अगर वे इन 10 दिनों में रंगून पर कब्जा नहीं कर पाए तो पूरी 14वीं सेना महीनों तक रसद के बिना उस कीचड़ के नर्क में फंस जाती। ये एक ऐसी तबाही होती जिससे उबरना नामुमकिन था। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। रंगून पर जमीन से हमला करना बहुत धीमा था। मानसून उन्हें हरा देता। जापानी सेना जानती थी कि वे आ रहे हैं। उन्होंने रंगून को एक किला बना दिया था। वे जानते थे कि मित्र देशों की नौसेना समंदर से हमला करेगी। रंगून नदी शहर तक पहुंचने का एकमात्र समुद्री रास्ता, और जापानियों ने उस रास्ते को मौत का फंदा बना दिया था। पूरा मुहाना समुद्री बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था, और उन बारूदी सुरंगों की रखवाली के लिए उन्होंने उस जगह को चुना, एलिफेंट पॉइंट। नदी के मुहाने पर जमीन का एक टुकड़ा। यहां कंक्रीट के मजबूत बंकरों में जापानियों ने अपनी सबसे घातक तटीय तोपें तैनात की थीं। ये वो तोपें थीं जो जहाज़ों के मोटे स्टील को कागज की तरह फाड़ सकती थीं। जब तक ये तोपें खामोश नहीं होती, नौसेना का एक भी जहाज बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए नदी में दाखिल नहीं हो सकता था। और अगर नौसेना दाखिल नहीं हुई तो जमीन पर लड़ रही सेना को रसद नहीं मिलेगी और मानसून जीत जाएगा। ये एक दुष्चक्र था। जनरल स्लिम के पास सिर्फ एक रास्ता था, एक पागलपन भरा दांव। अगर आप जमीन से हमला नहीं कर सकते, अगर आप समंदर से हमला नहीं कर सकते, तो आप कहां से हमला करते? आसमान से। ऑपरेशन ड्रैकुला योजना थी कि नौसेना के मुख्य हमले से ठीक पहले एक छोटा सा दस्ता दुश्मन के ठीक पीछे उनके सिर पर छलांग लगाएगा। वे एलिफेंट पॉइंट पर कूदेंगे, उन तोपों को अपने हाथों से खामोश करेंगे और बेड़े के लिए दरवाजा खोलेंगे। ये भारतीय सेना के इतिहास का पहला बड़ा कॉम्बैट पैराशूट जंप होने वाला था। वे 700 सैनिक, पूरी 14वीं सेना का, पूरे बर्मा अभियान का और मानसून के खिलाफ इस दौड़ का भविष्य अपने कंधों पर और अपनी खूखरियों पर उठाए हुए थे। जापानी रक्षकों को जमीन से हमले की उम्मीद थी, उन्हें नदी से हमले की उम्मीद थी, उन्हें आसमान से बरसती मौत का कोई अंदाजा नहीं था। खामोशी टूट जाती है। सैनिक एक झटके में खड़े होते हैं। उनके पैराशूट की स्टैटिक लाइन का हुक ऊपर बंधे तार से टकराता है। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जंप मास्टर दरवाजे पर खड़ा नीचे देख रहा है। नीचे 1000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ घना हरा
दुश्मन का जंगल, लाल बत्ती हरी हो जाती है। जंप मास्टर चिल्लाता है, गो गो। एक शब्द, एक आदेश, और C-47 डकोटा विमान का शांत तनावपूर्ण पेट फट पड़ता है। वे कूदते नहीं हैं, उन्हें उनकी स्टैटिक लाइन द्वारा विमान के सुरक्षित घेरे से बाहर खुली हवा में खींच लिया जाता है। एक पल वे अपने साथियों के साथ धातु के एक डिब्बे में बंद थे। अगला पल वे 1000 फीट की ऊंचाई पर 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा में अकेले थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, एक झटका, एक ऐसा हिंसक झटका जो उनकी गर्दन तोड़ सकता था। लेकिन आज यही झटका उनकी जिंदगी की गारंटी था। पैराशूट खुल गया था और फिर इंजन की कान फाड़ देने वाली गड्डाहट के बाद अचानक खामोशी, एक अजीब डरावनी शांति। उन्हें सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास देखा। वे अकेले नहीं थे। पूरा आसमान सफेद फूलों से भर गया था। 40 विमानों से 700 से ज्यादा पैराट्रूपर्स एक साथ एक ही पल में दुश्मन के आसमान पर छा गए थे। उन्होंने नीचे देखा। ड्रॉप जोन। ये फ्रांस का कोई हरा भरा समतल मैदान नहीं था। ये बर्मा का किनारा था। ये एक दुस्वप्न था। ये जमीन नहीं थी। ये पानी, कीचड़ और जहर का एक घिनौना मिश्रण था। घने उलझे हुए मैंग्रोव के जंगल, जिनकी जड़ें पानी से बाहर भालों की तरह नुकीली निकली हुई थीं। बदबूदार घिनौना कीचड़ का दलदल जो किसी भी इंसान को जिंदा निगल सकता था। और धान के खेत जो घुटनों तक गहरे पानी से भरे थे। और वे 40 किलो वजन के साथ इस नर्क में उतरने वाले थे। एलिफेंट पॉइंट पर जापानी संतरी नदी की ओर देख रहे थे। वे नौसेना के हमले का इंतजार कर रहे थे। उन्हें विमानों का शोर सुनाई दिया। उन्होंने सोचा, ये रोज की तरह बम गिराने वाले विमान हैं। लेकिन कोई बम नहीं गिरे। उसकी जगह आसमान से हजारों की तादाद में ये सफेद भूत गिरने लगे। जापानी कमांडर हैरान थे, भौचक्के। ये क्या था? सैनिक इस कीचड़ में? किसी भी सैन्य रणनीति के हिसाब से यहां पैराशूट से कूदना आत्महत्या थी। ये नामुमकिन था। और यही जनरल स्लिम का सबसे बड़ा दांव था। उन्होंने वो किया जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो हैरानी सिर्फ कुछ पल ही रही। फिर घबराहट गुस्से में बदल गई। एलिफेंट पॉइंट पर तैनात हर एक तोप, हर एक मशीन गन, हर एक राइफल ने आसमान की ओर आग उगलना शुरू कर दिया। अब वो पैराट्रूपर हवा में लटके, बेबस, दुनिया का सबसे आसान निशाना था। गोलियां उनके पैराशूट के रेशम को चीरती हुई विप की आवाज के साथ गुजर रही थीं। वे जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। वे छिप नहीं सकते थे। वे बस अपनी किस्मत को कोसते हुए नीचे गिर रहे थे। जमीन तेजी से नजदीक आ रही थी। 300 फीट, 200 फीट, 100 फीट, टक्कर। ये कोई नरम लैंडिंग नहीं थी। ये एक हिंसक और घिनौनी टक्कर थी। कुछ सैनिक सीधे कमर तक गहरे बदबूदार कीचड़ में जा गिरे। कीचड़ एक राक्षस की तरह उन्हें अंदर खींचने लगा। उनका 40 किलो का वजन, जो उन्हें जिंदा रखने के लिए था, अब उन्हें डुबो रहा था। कुछ धान के खेतों के गहरे पानी में गिरे। उनका भारी गीला पैराशूट एक कफन की तरह उनके ऊपर गिर गया। वे अपने ही पैराशूट के नीचे डूबने लगे। कुछ बदनसीब मैंग्रोव के पेड़ों की उन नुकीली जड़ों पर जा गिरे। चीखें, घबराहट, भ्रम, जिंदा रहने की जंग जमीन पर छलांग से ज्यादा खूनी थी। जापानी सैनिक जो अब तक हैरान थे, अब गोली चलाते हुए उन गिरे हुए पैराट्रूपर्स की ओर बढ़ रहे थे। उस गोरखा सैनिक ने अपनी खुखरी निकाली। उसने अपने गीले भारी पैराशूट के रस्सों को काटा, अपने वजनदार बैग को फेंका। वो कीचड़ से लथपथ घुटनों पर खड़ा हुआ। उसने अपनी स्टेन गन उठाई और तभी उस कीचड़ और गोलियों के शोर के बीच उसने वो आवाज सुनी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि आसमान से उतरे ये भूत अब जमीन पर आ चुके थे और वे अपनी तोपें वापस लेने आए थे। ये आवाज, ये एक युद्ध घोष था जो उस कीचड़ में गूंज उठा। ये एक ऐलान था जो पैराट्रूपर कुछ पल पहले कीचड़, पानी और अपने ही पैराशूट के रस्सों में फंसे मौत का आसान निशाना बने हुए थे।
वे अब शिकारी बन चुके थे। जापानी सैनिक जो अब तक अपनी मजबूत खाइयों और पेड़ों पर बने ठिकानों से हवा में लटके बेबस निशानों पर गोलियां चला रहे थे, वे अब एक नई सच्चाई का सामना कर रहे थे। उनके दुश्मन अब हवा में नहीं थे, वे उनके बीच थे। ये एलिफेंट पॉइंट की असली लड़ाई थी। ये कोई नक्शों या रणनीति की जंग नहीं थी। ये दुनिया की सबसे घिनौनी, सबसे नजदीकी, कीचड़ में लड़ी जाने वाली आमने सामने की जंग थी। पहला दुश्मन जापानी नहीं था। पहला दुश्मन वो 40 किलो का वजन था जो उन्हें नीचे खींच रहा था। पहला दुश्मन वो कीचड़ था जो उनके घुटनों को जकड़ रहा था। सैनिकों ने अपने भारी बैग, अपने राशन, अपने रिजर्व पैराशूट, सब कुछ उस दलदल में फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को हल्का किया, तेज होने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जापानियों ने पेड़ों पर मचान बनाकर मशीन गनें तैनात की थीं। वे ऊपर से, सुरक्षित ठिकानों से, नीचे कीचड़ में फंसे गोरखाओं पर मौत बरसा रहे थे। वे सोच रहे थे वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे गोरखाओं को नहीं जानते थे। गोरखाओं ने राइफलों का इस्तेमाल बंद कर दिया। कीचड़ में राइफल वैसे भी जाम हो रही थी। वे पानी और कीचड़ में ऐसे रेंगने लगे जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मगरमच्छ हों। वे पेड़ों की जड़ों के नीचे से, पानी के गंदले सोतों से दुश्मन के ठीक नीचे पहुंच रहे थे। जापानी गनर नीचे देखता है। एक ग्रेनेड जो अभी अभी नीचे कीचड़ से उछाला गया था। उसके पास चीखने का भी वक्त नहीं था। मशीन गन खामोश हो गई। एक जापानी खाई, 5 सैनिक। वे घबराकर अपनी राइफलें रीलोड कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि दुश्मन कहां है। वे सिर्फ कीचड़ में होती हलचल और धमाकों की आवाज सुन सकते थे। तभी कीचड़ से वे उठे। 5 गोरखा, कीचड़ से सने भूत की तरह। उनकी राइफलें नहीं चल रही थीं, उनके हाथों में उनकी खुखरियां चमक रही थीं। ये कत्लेआम था। जापानियों ने ऐसे युद्ध की कल्पना भी नहीं की थी। वे बंकरों में तोपों के पीछे लड़ने के आदी थे। वे इस तरह कीचड़ और खून में हाथ पैर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। एलिफेंट पॉइंट पर 700 पैराट्रूपर्स नहीं उतरे थे, 700 शिकारी उतरे थे। लेकिन ये सिर्फ बाहर की लड़ाई थी। ये सिर्फ संतरियों को मारना था। असली शैतान, वो विशाल तटीय तोपें, अभी भी कंक्रीट के मजबूत अभेद्य बंकरों के अंदर महफूज थीं। वे तोपें जो पूरे ऑपरेशन ड्रैकुला को तबाह कर सकती थीं। वे अभी भी मित्र देशों के बेड़े का इंतजार कर रही थीं। गोरखाओं ने कीचड़ साफ कर दिया था। अब कंक्रीट को तोड़ने की बारी थी। कीचड़ की जंग जीती जा चुकी थी, या यूं कहें कि पहला पर्दा गिर चुका था। अब असली दुश्मन सामने खड़ा था। एलिफेंट पॉइंट का दिल, वो विशाल कंक्रीट के किले, ये जमीन में धंसे हुए फौलाद और कंक्रीट के बने मौत के घोंसले थे। इतने मजबूत कि हवाई जहाजों से गिराए गए 500 पाउंड के बम भी इन पर खरोंच ही मार पाते थे। और इनके अंदर महफूज बैठी थीं वो 17 इंच की विशाल तटीय तोपें। वो दानव जो मित्र देशों के पूरे बेड़े को रंगून की खाड़ी में डुबोने का इंतजार कर रहे थे। उन तोपों की रखवाली जापानी टाइप 92 हैवी मशीन गनें कर रही थीं, जो इन झिड़ियों से लगातार आग उगल रही थीं। गोरखाओं ने अपनी ली एनफील्ड राइफलों से निशाना लगाने की कोशिश की। बेकार। गोलियां कंक्रीट की उस मोटी दीवार से चिंगारी बनकर उछल जाती थीं। वे बंकर के इतने करीब थे कि वे अंदर से आती जापानी आवाज़ों को लगभग सुन सकते थे, लेकिन वे उन तक पहुंच नहीं सकते थे। वे एक अभेद्य किले के सामने कीचड़ में फंसे निहत्थे से महसूस कर रहे थे। सूबेदार ने दूरबीन नीचे की। उसका चेहरा कीचड़ और पसीने से लथपथ था। वो जानता था कि राइफलें इस ताले को नहीं खोल सकती। इस ताले को तोड़ना होगा। उसने अपनी डेमोलिशन टीम को इशारा किया। ये पैराट्रूपर्स का वो दस्ता था जो छलांग लगाते वक्त अपनी पीठ पर राइफलों से ज्यादा विस्फोटक लादे हुए थे। योजना इतनी सीधी थी कि पागलपन लगती थी। उन्हें इन भारी विस्फोटकों को रेंगते हुए उस बंकर की दीवार तक या उसके फौलादी दरवाजे तक ले जाना था। और ये सब
उस जापानी मशीन गन के ठीक सामने, जो 1 सेकंड में 500 गोलियां दागती थी। ये एक आत्मघाती मिशन था। प्लान का पहला हिस्सा, एक विकर्षण, एक शोर। गोरखाओं की ब्रेनगन टीम ने कीचड़ में एक मजबूत पोजीशन ली। उनका काम दुश्मन को मारना नहीं था, उनका काम दुश्मन को अंधा करना था। फायर। तीनों ब्रेनगनों ने उस बंकर की संकरी जड़ियों पर एक साथ गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां कंक्रीट से टकराकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थीं। अंदर बैठे जापानी गनर उन चिड़ियों से अपनी आंखें 1 इंच भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। वे अंधे हो गए थे। प्लान का दूसरा हिस्सा, 2 सैनिक विस्फोटकों से भरे थैलों को कीचड़ में घसीटते हुए वे अपनी कवरिंग फायर की आड़ में टूटे हुए पेड़ से बाहर निकले। वे रेंग रहे थे। गोलियां उनके सर के ठीक ऊपर से विप की आवाज करती हुई गुजर रही थीं। कीचड़, जो कुछ देर पहले उनका दुश्मन था, अब उनकी ढाल था। वो उन्हें छिपने में मदद कर रहा था। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनका पूरा ध्यान सामने दिख रही उस भूरी कंक्रीट की दीवार पर था। 50 गज, 30 गज, 10 गज, वे दीवार तक पहुंच गए। वे उस तोप के किले की ठंडी खुरदरी दीवार को छू सकते थे। जापानी मशीन गन अभी भी उनके सर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थीं। उसे नहीं पता था कि मौत उसकी देहरी पर पहुंच चुकी थी। पहले सैनिक ने अपना विस्फोटक दीवार से सटाकर लगाया। दूसरे ने दरवाजे के कब्जे के पास उन्होंने छोटी सी फ्यूज बाहर निकाली। फ्यूज जल उठी थी। उनके पास शायद 10 सेकंड थे। वे पलटे और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ वापस कीचड़ में लगा दी। वे रेंग नहीं रहे थे, वे गोते लगा रहे थे। सब नीचे नीचे। धमाका। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक सदमा था जो जमीन से होता हुआ उनकी हड्डियों तक में कांप गया। कंक्रीट, लोहा और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आसमान में ऐसे उछले जैसे वे कागज के हों। वहां अब सिर्फ एक काला दांतेदार गड्ढा था। धुएं और धूल का एक गुब्बार। अंदर से घबराई हुई दर्दनाक चीखें आ रही थीं। सूबेदार अपने हेलमेट से धूल झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। उसने उस अंधेरे गड्ढे को देखा। कंक्रीट का किला टूट चुका था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तोप खामोश हो गई थी, लेकिन अंदर उस अंधेरे में अभी भी दुश्मन जिंदा थे। गोरखाओं ने अपनी राइफलें दोबारा उठाईं। नहीं, उन्होंने अपनी खुखरियां बाहर निकाली। कंक्रीट को विस्फोटकों ने तोड़ दिया था। अब अंदर की सफाई फौलाद से होनी थी। वे धुएं में कूद गए। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं। वे उस काले दांतेदार गड्ढे में, कंक्रीट और फौलाद के उस टूटे हुए नर्क में एक एक करके कूद गए। अंदर अंदर अंधेरा था। इतना अंधेरा कि अपनी आंखें खोलने या बंद रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हवा में सांस लेना नामुमकिन था। ये हवा नहीं थी, ये कंक्रीट का गर्म पाउडर, बारूद का धुआं और जलते हुए तेल की एक घुटन थी। उनके फेफड़े जल रहे थे। इस अंधेरे में पहला नजारा, मलबे के ढेर से एक जापानी सिपाही खांसता हुआ खड़ा हुआ। धमाके ने उसका हेलमेट उड़ा दिया था। उसके चेहरे पर खून था। उसकी राइफल 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी। वो अपने किले के अंदर अंधा हो चुका था। वो अपने ही घर में शिकार बन चुका था। उसे कुछ समझ आता। उससे पहले ही कीचड़ से सना एक गोरखा उस धुएं से बाहर निकला। ये राइफलों की लड़ाई नहीं थी, ये रणनीति की लड़ाई नहीं थी। ये 2 इंसानों के बीच अंधेरे में जिंदा रहने की सबसे क्रूर, सबसे आदिम लड़ाई थी। और जापानी सिपाही गिर गया। लेकिन यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, बंकर। ये बंकर जमीन के नीचे सुरंगों का एक मकड़ जाल था। अंधेरे रास्ते जो एमओ डंप तक, सोने के कमरों तक और मुख्य तोप के कंट्रोल रूम तक जाते थे। हर मोड़ पर मौत का एक नया अंधेरा इंतजार कर रहा था। अब लड़ाई बदल चुकी थी। वे पैराट्रूपर नहीं थे, वे टनल रैट बन चुके थे। उनकी पीठ पर अब पैराशूट नहीं था, उनके हाथों में स्टेन गन और खुखरियां थीं।
वे उस तंग कंक्रीट की सुरंग में रेंग रहे थे। यहां दो आदमी एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनके हेलमेट ऊपर की कंक्रीट की छत से टकरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले मोड़ पर क्या है। क्या एक जापानी सिपाही मशीन गन लिए उनका इंतजार कर रहा है? क्या ये सुरंग एक जाल है? आवाज। वे रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। शब्दों की जरूरत नहीं थी। पहले सैनिक ने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला। उसने ग्रेनेड को दीवार से लुढ़का दिया। फायर इन द होल। वे दीवार से चिपक गए, अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। धमाका उस तंग सुरंग में एक हथौड़े की तरह लगा। धूल और कंक्रीट के टुकड़े उन पर बरस पड़े। इससे पहले कि धुआं छंटता, इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, वे धुएं के उस गुब्बार में ग्रेनेड के उन छर्रों के बीच कूद पड़े। वे अंधेरे से शिकार कर रहे थे। एक एक कमरा, एक एक सुरंग। वे दुश्मन को कोई मौका, कोई सांस लेने का वक्त नहीं दे रहे थे। और फिर कई मिनटों की उस खूनी सफाई के बाद वे उस सुरंग से मुख्य कमरे में वापस निकले। वो कमरा जहां वो दानव खड़ा था, 17 इंच की वो विशाल तटीय तोप, वो अब खामोश थी। गोरखाओं के विस्फोटकों ने सिर्फ दीवार नहीं, उन्होंने उस तोप के ब्रीच को चीर दिया था। वो अब लोहे का एक बेकार टुकड़ा थी। सूबेदार कीचड़, खून और कंक्रीट के पाउडर से सना हुआ उस टूटे हुए बंकर के मुहाने पर वापस रोशनी में आया। उसने अपनी खुखरी, जो खून से लाल थी, उसे अपनी वर्दी से पोंछा और वापस म्यान में रख लिया। उसने अपने रेडियो ऑपरेटर को, जो कीचड़ में दुबका हुआ था, हाथ से इशारा किया। पहला गिर गया। पूरे एलिफेंट पॉइंट पर यह सिर्फ पहली तोप थी। अभी 6 और थीं। 6 और बंकर, 6 और किले, 6 और अंधेरी सुरंगें जो जापानी सैनिकों से भरी हुई थीं। गोरखाओं के पास जश्न मनाने का या अपने गिरे हुए साथियों को गिनने का वक्त नहीं था। वे कीचड़ से उठे। उन्होंने अपनी राइफलों में नई मैगजीन भरी और अगले बंकर की ओर बढ़ चले। पहला बंकर खामोश था। गोरखा सिपाही उस टूटे हुए अंधेरे गड्ढे से वापस रोशनी में आए। वे अब सिपाही नहीं लग रहे थे। वे कंक्रीट के पाउडर, खून और कीचड़ में सने किसी दूसरी दुनिया के भूत लग रहे थे। उनके कानों में अभी भी उस बंद सुरंग में हुए धमाके की गूंज थी। उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने अपने उन साथियों को नहीं गिना जो उस अंधेरी सुरंग से वापस नहीं आए। उनके पास वक्त नहीं था। सूबेदार ने अपनी खुखरी म्यान में नहीं रखी थी। उसकी नज़र उस कीचड़ भरे मैदान के पार 100 गज दूर दूसरे कंक्रीट के किले पर थी। वे जाग गए थे। दूसरे बंकर में बैठे जापानी सैनिकों ने पहले बंकर का हश्र देख लिया था। उन्होंने उस भयानक धमाके को सुना था। उन्होंने उन चीखों को सुना था। अब कोई हैरानी, कोई भ्रम नहीं था। अब वे इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि गोरखा आएंगे और वे कीचड़ के उस हर इंच को गोलियों से भर देना चाहते थे जहां से वे आ सकते थे। 2 बंकरों के बीच का वो 100 गज का खुला मैदान, वो अब एलिफेंट पॉइंट का सबसे लंबा और सबसे खूनी रास्ता बनने वाला था। वो मौत का गलियारा था। मोर्टार, पैराट्रूपर्स जो छलांग लगाते वक्त अपने साथ 2 इंच के छोटे मोर्टार लाए थे, वे तुरंत कीचड़ में तैनात हो गए। ये तोपखाना नहीं था, ये सटीकता का खेल था। पहला मोर्टार बंकर के ठीक सामने गिरा। वो धमाका नहीं था, वो धुआं था, सफेद फास्फोरस। 1, 2, 3 कई मोर्टार गिरे और कुछ ही पलों में उस जापानी मशीन गन घोंसले के सामने एक मोटी सफेद धुएं की दीवार खड़ी हो गई। एक ऐसा पर्दा जिसने जापानी गनर को अंधा कर दिया। सूबेदार ने धुएं के उस पर्दे को देखा। अब कवरिंग फायर दाएं से ब्रेन गनों ने बंकर की दूसरी झिड़ियों पर गोलियां दागनी शुरू कर दीं और विध्वंसक दस्ता धुएं के उस पर्दे की आड़ में अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमला करने के लिए भागा। वे
कीचड़ को चीरते हुए भागे। उन्हें पता था कि ये धुआं सिर्फ कुछ सेकंड्स या शायद 1 मिनट ही टिकेगा। वे उस अंधे जापानी गनर की गोलियों के बीच से भागे। वे पहुंच गए। उन्होंने विस्फोटकों को दरवाजे और दीवारों से सटा दिया, फ्यूज जलाई और वापस धुएं के उस गुबार में गोता लगा गए। नीचे धुआं और धूल एक साथ मिल गए। कंक्रीट एक बार फिर हवा में उड़ा, लेकिन इस बार अंदर की लड़ाई अलग थी। जापानी वे धमाके का इंतजार कर रहे थे। वे सुरंगों में घात लगाए बैठे थे। ग्रेनेड। गोरखा अब पहले बंकर के अनुभव से सीख चुके थे। वे अंधेरे में नहीं कूदे। उन्होंने पहले अंधेरे को फौलाद और आग से भर दिया, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, और फिर जब अंदर से चीखें खामोशी में बदलने लगीं, वे अंदर घुसे। इस बार खुखरी से पहले उनकी स्टेन गनें बोल रही थीं। वे अंधेरे में गोलियां चलाते हुए आगे बढ़े। ये सफाई थी, क्रूर, तेज और निर्णायक। दूसरा बंकर खामोश हुआ। तीसरे बंकर में बैठे जापानियों ने 2 धमाके देखे थे। उन्होंने धुएं के पर्दे को और उसके बाद होने वाली तबाही को देखा था। जब उन्होंने कीचड़ से सने उन गोरखा भूतों को विस्फोटकों के थैले लिए अपनी ओर बढ़ते देखा, वे टूट गए। उनका हौसला जवाब दे गया। वे लड़ने के लिए नहीं रुके। दरवाजा खुला और जापानी सैनिक हाथों में ग्रेनेड लिए आत्मघाती हमला करने या शायद भागने के लिए बाहर निकले। वे सीधे गोरखाओं की तैयार ब्रेन गनों के निशाने पर आ गए। ये लड़ाई नहीं थी, ये अंत था। चौथा बंकर, 5वां, 6ठा, ये एक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक जापानी प्रतिरोध ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ ने लड़ने की कोशिश की और मारे गए। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए पास के मैंग्रोव दलदल में भागने की कोशिश की। वे गोरखाओं के इलाके से निकलकर मगरमच्छों के इलाके में चले गए। और 7वां बंकर, आखिरी तोप, वहां खामोशी थी। गोरखा धीरे धीरे टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसे। बंकर खाली था। जापानी सैनिक अपनी तोप को, अपने किले को छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने आसमान से उतरे इन 700 शिकारियों के सामने घुटने टेक दिए थे। सूबेदार उस विशाल 17 इंच की तोप के ठंडे खामोश बैरल पर अपना हाथ रखता है। ये वो दानव था जिसे खामोश करने के लिए वे 10,000 फीट से कूदे थे। ये वो ताला था जिसने रंगून को बंद कर रखा था, और अब ये खामोश था। सूबेदार मुड़ता है, बंकर से बाहर रोशनी में आता है। कीचड़ भरे उस मैदान पर जहां अब सिर्फ खामोशी और उनके गिरे हुए साथियों की लाशें थीं। उसने अपने रेडियो ऑपरेटर को, जो कीचड़ में एक छोटा सा रेडियो सेट बचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ एक शब्द कहा, भेजो। एक छोटा सा संदेश हवा में, मीलों दूर समंदर में इंतजार कर रहे मित्र देशों के विशाल बेड़े को भेजा गया। संदेश था, एलिफेंट पॉइंट हमारा है। दरवाजा खुल गया है। धुआं छोंट रहा था। एलिफेंट पॉइंट पर खामोशी थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो छलांग से पहले विमान में थी। ये मौत के बाद की भारी थकी हुई खामोशी थी। गोरखा पैराट्रूपर्स जो अब कीचड़ और खून के उस नर्क से बाहर निकल रहे थे, वे अपनी जीती हुई जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ उनकी राइफलों पर कांप रहे थे। वे अब उस उत्तेजना के उतरने का दर्द महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास देखा, कीचड़ के उन गड्ढों में, पानी के उन सोतों में, उनके भाई, उनके साथी जो 10,000 फीट से उनके साथ कूदे थे, वे अब खामोश पड़े थे। उन्होंने इस जीत की कीमत चुकाई थी। सूबेदार उस आखिरी टूटे हुए बंकर के कंक्रीट पर खड़ा था। वो नदी की ओर देख रहा था। उसका काम पूरा हो गया था। उसने दरवाजा खोल दिया था। अब वो बस इंतजार कर रहा था। और फिर सुबह के 2 मई के पहले धुंधलके को चीरते हुए
उन्होंने उसे देखा। पहले एक एक छोटा सा माइनस्वीपर, वो सावधानी से नदी में दाखिल हुआ। वो उस किल जोन से गुजरा जहां से कुछ घंटे पहले मौत बरस रही थी। वो सुरक्षित गुजर गया। तोपें खामोश थीं और फिर जैसे किसी बांध के दरवाजे खुल गए हों। 1, 10, 50 रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना का पूरा बेड़ा, विशाल क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और हजारों सैनिकों को ले जाते लैंडिंग क्राफ्ट, वे एक अजेय लोहे की नदी की तरह रंगून की ओर बहने लगे। वे उन गोरखाओं के ठीक सामने से गुजरे जो कीचड़ में खड़े थे। जहाज़ों के डेक पर ब्रिटिश मरीन और भारतीय सिपाही खड़े थे। उन्होंने एलिफेंट पॉइंट पर कीचड़ में सने उन पैराट्रूपर्स को देखा। उन्होंने उन टूटे हुए, धुएं निकलते जापानी बंकरों को देखा। डेक पर खड़े सैनिकों ने चीखना या जश्न मनाना शुरू नहीं किया। उन्होंने बस अपने हाथ उठाए और उन 700 भूतों को सलाम किया जिन्होंने उनके लिए रास्ता साफ किया था। एलिफेंट पॉइंट का गिरना सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये रंगून की मौत का फरमान था। जापानी सेना जो शहर में एक खूनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रही थी, वो टूट गई। उन्हें एहसास हो गया कि वे घिर चुके हैं। जब गोरखा जमीन पर कब्जा कर रहे थे और नौसेना नदी में, तब जनरल स्लिम की 14वीं सेना जमीन से शहर में दाखिल हो रही थी। 2 मई को एलिफेंट पॉइंट पर उस छलांग के महज 24 घंटे बाद रंगून आजाद था। मानसून 1 हफ्ते बाद आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतिहास ऑपरेशन ड्रैकुला को एक आसान जीत के तौर पर याद रखता है, लेकिन ये जीत उन 700 गोरखा पैराट्रूपर्स के खून, पसीने और कीचड़ से लिखी गई थी, जिन्होंने एक नामुमकिन छलांग लगाई थी।